नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आरटीओ का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में बेहतर कार्य किया जा सके, इसके लिए बीजेपी सरकार लगातार आप देख रहे हैं कि कार्य कर रही है। धामी सरकार लगातार इसके लिए प्रयासरत है और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी एक आरटीओ का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आकर हर कोई हैरान रह गया। सबसे अहम चीज है कि औचक निरीक्षण जो है वो यहां पर किया गया था। मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचे थे, यहां पर औचक निरीक्षण करने के लिए आरटीओ कार्यालय पहुंचे थे और इस दौरान आपने देखा कि तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए देखा गया। उधर केदारनाथ धाम में खराब व्यवस्था से श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने लोगों से अब अपील की है कि वो बद्रीनाथ धाम के बाद केदारनाथ पहुंचे और इससे प्रशासन को केदारनाथ के रास्ते में स्वास्थ्य समेत दूसरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का समय मिल जाएगा। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अगले 1 हफ्ते के अंदर ये काम किया जाएगा। पंजीकरण जितने भी लोगों ने किया है उन सबको हम तीर्थयात्रा के लिए किसी को रोकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अब हमने पंजीकरण ये कर दिया है कि एक दिन में कितने यात्रियों को भेजना है, दूसरे दिन कितने यात्रियों को भेजना है, तीसरे दिन कितने यात्रियों को भेजना है। और अब ये भी क्या है रुद्रप्रयाग में कि अगर केदारनाथ में पंजीकरण अगर ज़्यादा है तो पहले हमने यात्रियों से निवेदन कर रहे हैं कि पहले बद्रीनाथ के दर्शन करके आएँ। तो काफ़ी व्यवस्थाएँ ठीक ठाक हो गई हैं और जो रेलिंग का इशू था कि वह रेलिंग टूट रखे हैं, वो भी 1 हफ्ते में सारी जो है रेलिंग का निर्माण वहाँ पे पूरा हो रहा है। घोड़ों के लिए भी अलग से व्यवस्था कर दी है। वहाँ पे पशु चिकित्सक भी जो है 5 से ज़्यादा हमने रामबाड़ा में तैनात कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पे हो गई। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़े हैं। रोहित, लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अब सरकार के प्रयास जो हैं वो नजर भी आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये हमेशा उठेगा कि इस बात की जानकारी तो पहले से थी, फिर क्यों उसको लेकर व्यवस्थाएं नहीं की गई? बुकिंग हुई कि सरकार भी कहीं ना कहीं अचंभित रह गई। सारी जो हेली सर्विसेज की एडवांस बुकिंग थी 1 हफ्ते में वो 20 मई तक के लिए फुल हो चुकी है। अब चूंकि सरकार ने इसी के तहत, इसी के दृष्टिगत जो है यात्रियों की संख्या जो है प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित की थी। पहले ये संख्या बद्रीनाथ धाम के लिए 15,000 प्रतिदिन थी, अब केदारनाथ धाम में 12,000 प्रतिदिन थी, गंगोत्री धाम में 7,000 प्रतिदिन थी और यमुनोत्री धाम में 4,000 श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन थी। लेकिन उम्मीद से कहीं सरकार ने इस बात का आकलन नहीं किया था कि इतनी ज्यादा भीड़ आ जाएगी, लेकिन सरकार ने इसी के तहत जो है अपने प्लान में बदलाव करते हुए बद्रीनाथ धाम में 16,000 प्रतिदिन कर दी संख्या श्रद्धालुओं की, केदारनाथ धाम में 13,000 कर दी है और गंगोत्री धाम में 8,000 कर दी है और यमुनोत्री धाम में 5,000 कर दी है। हालांकि लगातार जो है सरकार के द्वारा तीर्थयात्रियों से यही अपील की जा रही है कि सरकार चाहती है कि जो भी रजिस्ट्रेशन करवा के तीर्थयात्री आए सभी लोग दर्शन करें और प्रॉपर दर्शन हो। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को सरकार ने प्रभारी मंत्री बनाया हुआ है केदारनाथ धाम के लिए, तो रोहित, अभी यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि हम जिस तरह से देख रहे हैं धन सिंह रावत ने अब वक्त भी मांगा है, ये बदइंतजामी पहले क्यों हो जाती है? आपको पहले से अंदाजा था कि 2 साल बाद हम देख रहे हैं कि कोविड की जो पाबंदियां हैं उन्हें हटाया जा रहा है, तो तीर्थयात्री जाहिर सी बात है आएंगे। पहले ऐसा आकलन क्यों नहीं किया जाता है सरकार की ओर से? आपने यही चीजें कुंभ में भी देखी होंगी, बदइंतजामी की हर हद उस वक्त भी पार की गई और इस बार भी चारधाम यात्रा में हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लगातार व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त होती नजर नहीं आ रही हैं और अब जब यात्रा शुरू हो गई है तो अब वक्त मांगा जा रहा है।
बिल्कुल चारुल, और हो न हो इसके पीछे चूंकि विधानसभा का चुनाव भी था, और लेकिन सरकार जब अस्तित्व में आई और उसके बाद लगातार मुख्य सचिव कई बार बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे, जो मास्टर प्लान के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जब पुनर्निर्माण कार्य हो रहा था तो ऐसे में जो रेलिंग और इत्यादि की जो समस्याएं थी उनको से पहले कर लेना चाहिए। अब चूंकि डॉक्टर धन सिंह रावत को प्रभारी मंत्री बनाया गया है, एक दिन पहले वो दौरा करके आए हैं, व्यवस्था को नजदीक से देखा है। अब वो कह रहे हैं कि पहले तीर्थयात्रियों से हम निवेदन करते हैं कि पहले बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लें, फिर केदारनाथ धाम पहुंचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान तो है ही कि ये जो बद इंतजामी है इसको तय समय के भीतर ठीक किया जाना था। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उनसे जवाबदेही क्यों नहीं सुनिश्चित कर रही है सरकार? तो ये सारे प्रश्न तो उठेंगे ही, क्योंकि अब चूंकि यात्रा जो है उत्तराखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। और चारुल, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चार धाम जो यात्रा है, और विशेष तौर पर जो केदारनाथ धाम की यात्रा है, वो 17 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है, इसके तहत जो है 10 IP हाई फ्रिक्वेंसी कैमरे लगाए गए हैं, और इसके साथ ही इसको लिंक किया गया है रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी के दफ्तर से। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी के देखिए, कुल मिलाकर यही है कि आप व्यवस्थाएं तमाम कर लें, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखते हैं तो हर चीज चौपट नजर आती है। बने रहिए, आप आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड प्रशासन से नाराजगी जताई है। निशंक ने ये नाराजगी हरिद्वार में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर दिखाई। उन्होंने कहा कि अभी यात्रा का सीजन है और ऐसे समय में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई गलत है। उन्होंने कहा कि वो प्रशासन से बात करके अतिक्रमण को रोकेंगे। सांसद रमेश पोखरियाल ने ये बातें व्यापार मंडल के समारोह के दौरान कही। अभी जो चार धाम यात्रा की बात सही है, पूरे रिकॉर्ड टूट गए हैं और जितनी अपेक्षा भी नहीं थी और जितनी व्यवस्थाएं थी, स्वाभाविक की जब इस सीमा तक यात्रा चलती है तो व्यवस्थाओं में भी बहुत चुनौतियां होती हैं। जिस बात तो आपने कहा कि जो अतिक्रमण वाला है, ये बात सही है और आगे हम लोग ये कोशिश करेंगे प्रशासन से मिलके कि जब यात्रा का काल चलता है तो उस समय अतिक्रमण वाला जो तोड़ फोड़ है वो ना चले, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे भविष्य में। नहीं, उत्तराखंड के लिए क्या किसी के लिए भी सही नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तो भी कानून व्यवस्था व्यवस्थित करना, यदि छूट इस ढंग की घटनाएं हो तो उन पर भी अंकुश लगाएंगे। कि बार बार किसी चीज़ को आप दोहराना, जब एक बात तय हो गई कि हमारा ये रहेगा, और सीजन में ही क्यों, अतिक्रमण अभियान सीजन में ही क्यों, आप परमानेंट एक टीम बना दीजिए, एक क्राइटेरिया तय कर दीजिए। परमानेंट सर्दियों में आप जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, जब सीजन नहीं होता है उस समय भी आप वही प्लान लागू रखिए। बार बार परेशानी रहती है। नहीं देंगे यानी यात्रा के समय में ऐसा काम ना हो। यात्रा के समय में बार बार परेशानी होती है व्यापारियों को। विरोध करेगा व्यापारी को? हाँ बिल्कुल, इस चीज़ का हम विरोध करेंगे पुरजोर, और ये रेलिंग का तो बिल्कुल हम विरोध करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, इस पूरी खबर में अगर हम देखें तो अतिक्रमण के खिलाफ एक तरफ प्रशासन जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है और कार्रवाई भी कर रहा है। ये अलग बात है कि इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है, यात्रा का सीजन है, लेकिन इस पर रमेश पोखरियाल निशंक का ये कहना कि ठीक है मैं बात करूंगा और अभी इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये लोगों के लिए तो एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के बीच में तो आ रहे हैं ना मंत्री जी। देखिए चारुल, आपको बता दें किस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर लगातार ही अतिक्रमण अभियान चलाया हुआ है। हालांकि इस अतिक्रमण पर जो हरिद्वार सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि आपके याद होगा करीब 2 साल से लगातार जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वो कहीं ना कहीं कोरोना की मार झेल रहे थे। ऐसे में उनका व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे चारधाम यात्रा चलाई गई है बिना किसी रोक टोक के, तो ऐसे में व्यापार है वो पटरी पर आया है। लेकिन इसी बीच तमाम तरह की खबरें आ रही है और हम भी लगातार अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हरिद्वार में व्यवस्थाओं को सही करने के लिए लगातार यह अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो व्यापारी लोग हैं वो पूरी तरह नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यही दिन है कि 2 रुपया जो व्यापारी लोग कमा सकते हैं, अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं, लेकिन
बार बार अतिक्रमण कर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी को लेकर तमाम जो नेता है वो अब कहीं ना कहीं नाराज है और इसी क्रम में जो जिस तरह से हरिद्वार पहुंचे रमेश पोखरियाल ने ये कहा है कि हम प्रशासन से बात करेंगे और कहीं ना कहीं अतिक्रमण को रोकने की कोशिश भी करेंगे। चलिए संजय, बनी रही, आगे आपसे जानकारी ली जाएगी। उधर चारधाम यात्रा के दौरान मरने वालों की मौत के कारण की जांच होनी चाहिए, कहना है प्रदेश पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हुई मौत जांच का विषय है। उनके मुताबिक कोरोना समेत कमजोर फेफड़े भी इसका कारण हो सकते हैं। विषय है, जांच का विषय है, क्यों क्या चीज़ हुई है। पर आप ये जानेंगे कि लंग्स की कैपेसिटी थोड़ी सी हमारी कम हुई है। कोरोना काल के अंदर हर आदमी के लंग्स पे इफेक्ट पड़ा है, तो खास करके कोरोना के जिनके लंग्स इफेक्टेड हो गए उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और अपने आप को फुली एक्सर्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं यही आग्रह करूंगा कि भाई आप रास्ते में कहीं विश्राम करें ताकि थोड़ा सा आपकी बॉडी क्लाइमेटाइज कर जाए, थोड़ा सा वो ये बहुत आवश्यक होता है। आर्मी वाले भी जब जाते हैं तो एकदम सीधे पहाड़ पर नहीं चढ़ते हैं, उनको क्लाइमेटाइज करना पड़ता है। तो वही हम लोग करना चाह रहे हैं। मैंने धन सिंह जी से बातचीत की है, जो हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने भी इसमें सहमति जताई है, तो इसको भी हम आगे लाने का काम करेंगे। उधर चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। 31 मई को मतदान होना है और दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस को हारना तय है और कांग्रेस के दिग्गज नेता पहले ही हार मान चुके हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अपनी बहन महिला प्रत्याशी के पल्लू में छुप गए हैं। चुनाव वन साइडेड चुनाव है। तमाम कांग्रेस के महारथी चुनाव लड़ने से पहले हार मान चुके हैं, इसलिए हम सब ने देखा कि तमाम महारथी एक बहन के पल्लू के पीछे छुप गए और बहन को आगे कर दिया और अब बता रहे हैं कि बहन बहुत बलवान है, बहुत काबिल हैं। तो तब कहाँ बहन रह गई थी, उनकी काबिलियत तब दिखाई नहीं दी जब हिमेश खड़गवाल जी को टिकट दिया, तब भी वो दावेदार थी, तब उनकी काबिलियत देख लेते। बहनों की काबिलियत तब देख लेते जब आप प्रदेश अध्यक्ष बना रहे थे, तब बहनों की काबिलियत देख लेते जब आप नेता प्रतिपक्ष बना रहे थे, तब आपको बहनों की काबिलियत नजर नहीं आती जब आपको लगता है कि अब चुनाव हारना तय है और अब कौन किसके सर पे ठीकरा फोड़ना है हार का, तब आप बहनों को आगे कर देते हैं। मुझे लगता है ये दोहरा मापदंड है, बहनों के साथ छल है और बहनें भी इसका माकूल जवाब देंगी। और मुझे लगता है कांग्रेस की जमानत जब्त होना पूरी तरह से तय है। जैसे कल सुबह का सूर्योदय होना तय है, उसी तरह से चंपावत चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है, लेकिन ऐसे वक्त में हमने ये भी देखा है कि जो नेता होते हैं वो अपनी जुबान की मर्यादा भूल जाते हैं। इस तरह की बातें कहना कि आप पल्लू में छुप जाइए बहन बेटियों के, ये क्या शोभा देती है आज के समाज में इस तरह की बयानबाजी नेताओं के द्वारा? वही नेता जिन्हें जो जनता होती है अपना आदर्श मानती है। बिल्कुल चारुल, हमने देखा है कि पिछले कई दशकों से जो राजनीति का जो समूचे देश की राजनीति का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि शादाब शम्स भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश प्रवक्ता है, उनका यही सवाल है कांग्रेस से। उनका कहना है कि जबकि 2022 का विधानसभा चुनाव था तब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई। जो उत्तराखंड कांग्रेस की जो महिला विंग की जो अध्यक्ष रही थी सरिता आर्य, उनको टिकट नहीं दिया गया था और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हैं और नैनीताल से चुनाव जीत कर आती हैं। और 2022 के चुनाव में सिर्फ 2 महिलाओं को टिकट दिया गया, वो भी पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को और इसके साथ ही हरक सिंह रावत की जो पुत्र वधू है अनुकृति गोसाई रावत को। तो ऐसे में शादाब शम्स ने प्रश्न उठाया है कि जब 2022 का जो मेन फेज का विधानसभा चुनाव चल रहा था उस समय कांग्रेस ने महिलाओं के ऊपर विश्वास नहीं जताया, अब जब उपचुनाव हो रहा है तो ऐसे में निर्मला गैतोड़ी जो कि चंपावत से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अति उत्साह में है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हालांकि चुनावी कैंपेनिंग में भी बीजेपी आगे चल रही है। तमाम जो बीजेपी की कोर टीम है इस समय चंपावत में मौजूद है और इसके साथ ही 40 स्टार प्रचार भी इस दौरान जो है चंपावत में जनसभाएं करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी,
प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री के लिए, और इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और एक लंबी फहरिस्त है 40 स्टार प्रचारकों की। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका पल्ला भारी है और अति उत्साहवर्धन में इस तरह का बयान जो है शादाब शम्स ने दिया है। आपसे ये समझना चाहेंगे रोहित कि चंपावत में जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि स्टार प्रचारक आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे, हर कोशिश की जा रही है, लेकिन चंपावत का आखिर माहौल क्या है, वहां की जनता क्या सोचती है? जिसे उन्होंने अपना प्रतिनिधि चाहा, जिसे जिताया, उन्होंने अपनी सीट मुख्यमंत्री के लिए छोड़ दी, लेकिन वहां पर जो माहौल है वो क्या कहता है? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री है अपनी सीट निकाल लेंगे, लेकिन माहौल क्या कहता है, जनता क्या सोचती है? चलो देखिए, चंपावत की अगर बात करें, चंपावत जो विधानसभा सीट है ये खटीमा विधानसभा सीट से लगी हुई सीट है, क्योंकि खटीमा जहां से मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे। अब चूंकि कैलाश गहतोड़ी दूसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री अब तक वहाँ पर 3 बड़ी जनसभाएं कर चुके हैं, 2 बड़े रोड शो कर चुके हैं, और जनता को यही यकीन दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। और जनता भी समझ रही है कि अगर उनके क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुनाव जीत कर आएंगे तो ऐसे में चंपावत के लिए काफ़ी अच्छा होगा, चंपावत में विकास की बयार बहेगी। और उसके साथ ही माहौल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आ रहा है। और जिस तरह से पूरी चुनावी रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, तमाम जो स्टार प्रचारक जब आएंगे तो और भी माहौल बीजेपी के पक्ष में जाएगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका चंपावत में चुनावी जनसभा करना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके साथ ही तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो लगातार चंपावत जा रहे हैं और अपनी जनसभाएं भी उनकी प्रस्तावित हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पल्ला है वो भारी है। और अमूमन हमने देखा भी है कि जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई कैंडिडेट जो है उपचुनाव हारता नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी की ने जो एक कोर टीम अपनी बनाई थी वो भी इस समय चंपावत में मौजूद है और लगातार जो है मुख्यमंत्री को चुनाव जिताने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित उस तमाम जानकारी के लिए। उधर हरिद्वार पुलिस ने फर्जी 4 धाम ग्रीन कार्ड बनाने वालों का भांडा फोड़ा है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनसे 2 प्रिंटर, लैपटॉप समेत कार्ड बनाने वाला सामान भी जब्त किया है। इसके बदले आरोपी तीर्थयात्रियों से 1500 रुपए वसूलते थे। मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। ये मंगलौर नारसन क्षेत्र में पिछले कुछ समय में जो 4 धाम यात्रा के मद्देनज़र जो ग्रीन कार्ड की सुविधा प्रदान की गई थी, जिसमें आरटीओ द्वारा एक ही पॉइंट पर फिटनेस और सभी गाड़ियों के कागज़ को चेक करते हुए ग्रीन कार्ड दिए जा रहे थे, उसका लाभ उठाते हुए कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा फर्जी तरीके से ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा था। यह संज्ञान में पूर्व में पुलिस के आया था और आरटीओ द्वारा भी अवगत कराया गया था। इस संबंध में इंस्पेक्टर मंगलौर द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त थे और फर्जी ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य कर रहे थे। इसमें इनके साथ जो इनसे लैपटॉप है, प्रिंटर वगैरह प्राप्त हुए हैं और जो कुछ आई कार्ड हैं जो इनके द्वारा बनाए गए थे वो भी बरामद हुए हैं। और उसमें अन्य लोग जो भी शामिल हैं उसका हम लोग पता लगा रहे हैं और जो भी लोग उसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए, सबसे हैरानी की बात है कि 4 धाम यात्रा को लेकर जो तीर्थ यात्री होते हैं वो लगातार उनकी अपनी प्लानिंग्स होती है, वो पहुंचते हैं, और ऐसे में यदि व्यवस्थाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं और ऐसे में अगर वो किसी का सहारा लेते हैं तो उसके नाम पर इस तरह से वसूली करना, ये शर्मसार करने वाली घटना, और खासकर जब ऐसी घटनाएं देवभूमि से आती हैं तो हैरानी होती है। बिल्कुल चारुल, बीते कई दिनों से लगातार हरिद्वार पुलिस को यह शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग फर्जी तरीके से ग्रीन कार्ड बना रहे हैं। हालांकि कई दिनों से पुलिस इनकी रैकी कर रही थी और अब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि जिस तरह आपको बता दें, 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी होता है। हालांकि लगातार ही परिवहन विभाग बॉर्डरों पर तैनात अपनी टीम को बोला हुआ है कि लगातार ही यहाँ पर ग्रीन कार्ड बनाया जाए, लेकिन इसी को देखते हुए कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाकर यहाँ पर ग्रीन कार्ड बनाना शुरू कर दिया और फर्जी तरीके से यहाँ पर ग्रीन कार्ड बनाकर हजारों रुपए रोज कमा रहे थे। इसी को देखते हुए अब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इनके पास से फर्जी सामान भी बरामद हुआ है, ग्रीन कार्ड भी बरामद हुए हैं
और लैपटॉप आदि भी बरामद हुए। तो कहा जा सकता है कि अपराध करने वालों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा और यही वजह है कि अब जो पुलिस है तमाम बॉर्डरों पर चेकिंग कर रही है और तमाम लोगों से पूछताछ भी कर रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर तमाम देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है, तीर्थयात्री है, वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं और ऐसे में वो किसी घटना का शिकार तो नहीं होते हैं। इसी को लेकर लगातार जांच की जा रही है। चारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चारधाम यात्रा में मनमाना किराया वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। पर्यटन मंत्री ने जिलाधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। वहीं कांग्रेस भी इसे लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार को घेर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है, ऐसे में दाम थोड़े अधिक जरूर है, लेकिन पर्यटकों को समझना चाहिए कि हमारा भी युवा बेरोजगार है। नहीं, ओवर रेटिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि जो बोतल आपको 20 रुपए में मिलती है पानी की, वो अगर आप अपेक्षा करें कि केदारनाथ धाम में भी आपको 20 ही रुपए की मिलेगी तो ये बेईमानी होगा। मुझे लगता है कि लोग वैसे तो मॉल्स में शॉपिंग करते वक्त पैसा फेंकने में कमी नहीं करते, लोग जो है पिक्चर देखने में कमी नहीं करते, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी युवा बेरोजगार है 2 साल से, उसके लिए भी ये चारधाम यात्रा ही एक आशा की किरण की तरह है। तो ऐसे में अगर 4 पैसे वो कमा भी रहा है तो मुझे नहीं लगता किसी के पेट में मरोड़ उठनी। उत्तराखंड में कांग्रेस जल्द ही अपनी कार्यकारिणी का गठन करने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया कि चंपावत चुनाव के बाद पार्टी नई और मजबूत टीम तैयार करेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, जिसके बाद पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरें आई और ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जल्द ही नई टीम तैयार करेंगे। देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ाने का कार्य कर रही है, लोकतंत्र को तार तार करने का कार्य कर रही है, ये दर्शा रहा है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ देश को बांट करके राज करना चाहती है। यही ध्येय के साथ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो जो अभियान है वो शुरू करने जा रही है और यहाँ पे जितने भी हमारे सब धर्म, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने आदर्श ग्राम योजना के लिए गांव की लिस्ट मांगी है। उन्होंने राज्य सरकार से हरिद्वार और देहरादून से ऐसे गांव की लिस्ट मांगी जहां सामाजिक, आर्थिक और ढांचागत विकास की जरूरत सबसे ज्यादा है। बता दें कि योजना के तहत पौड़ी गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, नैनीताल के सांसद अजय भट्ट, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा को छोड़कर बाकी सभी सांसद अभी तक गांव का चयन नहीं कर पाए हैं। बड़ी जल्दी, मुझे लगता है 5-7-10 दिन में एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट से मैं संतुष्ट नहीं था उन गाँवों की। मैंने दूसरी लिस्ट मांगी उनसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिन गाँवों को लिया जाए वहां पर कुछ करने योग्य भी हो और किया भी जाए। तो जल्द। चलिए, तो बुलेटिन में भी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।